अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। नए इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ तेज हो गया। मरीम नवाज ने इस अमल में मरकजियत हासिल कर ली है और ख़ास तौर पर हालिया सियासी गर्मा गर्मी के मौसम में मरीम नवाज का मरी जाकर वहाँ पर 1.5 हफ्ते तक क़याम को भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और बताया जा रहा है कि मरी में क़याम खारिज अज़ इल्लत नहीं था, उसके पस पर्दा बहुत सारे मुहर्रकात थे और उन मुहर्रकातों में एक मुहर्रक मुक़्तदर शख्सियात या इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास ताकतवर लोगों के साथ मुलाकात भी शामिल थी जो मरी में हुई है। और इन मुलाकातों में बहुत सारे अमूर अंडर डिस्कशन आए क्योंकि ये एक मुलाकात नहीं थी। 1.5 हफ्ते के दौरान कम व बेश 4 से 5 मरतबा मरीम नवाज़ की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों में ना सिर्फ इलेक्शंस निगरान सेटअप बल्कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के अमूर भी ज़ेर बहस आए, अंडर डिस्कशन रहे और दोनों तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला भी किया गया। और उन तजावीज़ के यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद वो जो एक यानी जिसे हम कह सकते हैं कि मुश्तरक अमूर को पॉइंट आउट किया गया, तय किया गया, उन्हीं नकात पर हतमी फैसले के लिए शरीफ फैमिली ने इस बात का फैसला किया कि वो दुबई के अंदर मिल बैठेंगे, वहाँ पर बैठकर इकट्ठ करेंगे और इस सारी की सारी मुलाकातों का, इन सारी के सारे मामलात का जो मरीम नवाज़ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर तय किए हैं या उनके ऊपर गुफ्तगू की है, उसके ऊपर हतमी तौर पर राय दी जा सकेगी, हतमी फैसला दिया जा सकेगा। और इन्हीं मुलाकातों के पस मंज़र में जो नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब के साथ तकरीबन 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई है, वहाँ पर भी इसी जैसे अमूर जो है वो ज़ेर बहस आए हैं। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ मुलाकातें हैं ये क्यों हुई। और इन मुलाकातों में जबकि अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म भी मौजूद है और इस्टेब्लिशमेंट अमूमी तौर पर बराह रास्त ही शहबाज शरीफ साहब के साथ रब्ता करती है। मरीम नवाज़ के साथ रब्ते से क्या मतलब लिया जाता है? क्या मरीम नवाज़ के साथ मुलाकातों में महज नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक अमूर के ऊपर डिस्कशन होनी थी या नवाज शरीफ साहब का एक और दौरा जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब की खुसूसी दावत पर हो रहा है वो अंडर डिस्कशन था? ये दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर ही आपके साथ बात करूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। मोहम्मद बिन सलमान साहब, आपको मालूम है कि सऊदी क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा कीन हैं पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस को हल करने के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए। चंद हफ्ते पहले भी नवाज शरीफ साहब जब पहली मरतबा तवील अरसे के बाद लंदन से उन्होंने विज़िट किया था यूएई का, सऊदी अरेबिया का, और वहाँ पर उन्होंने बतौर सरकारी मेहमान उम्रा भी अदा किया था और उसके बाद उनकी तकरीबन कोई 45 मिनट तवील मुलाकात भी हुई थी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो उसके बाद भी ये बात सामने आ रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए और पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद का यकीन भी दिलाया था और कुछ उन्होंने अपने जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनको हदायत भी जारी की थी। उसके बाद अभी रिसेंट जो 1-1.5 हफ्ता पहले भी इस तरह की खबर सामने आई थी कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के लिए कुछ ख़ास पैकेजेस को डिज़ाइन किया गया है और उनके तहत दिसंबर के अंदर यानी ये इस साल के आखिर में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ तकरीबन $10 बिलियन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो MOUs है वो साइन करने जा रही है। और इसका बाज़ाब्ता तौर पर इशारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये जो कारोबारी हजरात हैं उनके साथ एक मुलाकात में भी दिया था और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब की 2 मुलाकातें हुई थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ। वहाँ पर भी आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान के इकनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के इशारे भी दिए थे और उन्होंने इस बात की तरफ भी जोर देकर कहा था कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुश्किलात में अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी। अब जो इस वक्त का सिनेरियो है वो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF के सामने जो है वो घुटने टेकने पड़े हैं और मुमकिन तौर पर हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदा है वो इसी
वीक के अंदर तय पा जाएगा, कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो फाइनेंस बिल है वो मंजूर कर लिया गया है नेशनल असम्बली से। और फाइनेंस बिल की मंजूरी का मतलब ये है कि वो इसहाक डार साहब ने कल IMF के दबाव के ऊपर जो कुछ इनिशिएटिव्स लेने का फैसला किया था, वो जो उन्होंने टैक्सेशन के अंदर 215 अरब रुपए का इजाफा किया था, PDL के अंदर जो 10 रुपए पर लीटर का इजाफा किया था, और जैसे कुछ दीगर इकदाम उन्होंने तजवीज़ किए थे, ये तमाम के तमाम IMF को ऑन बोर्ड लाने के लिए ही किए गए थे। क्योंकि IMF के साथ अगर आप प्रोग्राम में होंगे तो उसके बाद फिर जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो आपको ज़रा थोड़ा सा कुशन भी देते हैं, और आपको आपके बारे में ये एक राय कायम की जाती है कि ये मुल्क इतनी ज़्यादा जल्दी डिफ़ॉल्ट करने वाला नहीं है। और शायद ये जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी ये एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाए, और फिर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए ना सिर्फ उसने अमली इकदाम किए बल्कि उसको फाइनेंस बिल का हिस्सा भी बनाया और उसको मंजूर भी कर लिया गया। अब IMF की तरफ से इस बात का जो है इंदिया दिया गया है पॉजिटिवली कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल बैठने के लिए ना सिर्फ तैयार है बल्कि ये जो एग्रीमेंट है इसको भी साइन कर लिया जाएगा। इसी दौरान मोदी साहब का एक दौरा होता है अमेरिका का, और उस दौरे के दौरान मोदी साहब का जो बाइडन के साथ मुलाकात और उसके बाद मुश्तरका इलामिया भी जारी होता है, और उसके बाद मोदी साहब का एक इंडियन कम्युनिटी के साथ एक जो जलसा है वो भी होता है। और वहाँ पर मोदी साहब का एक क्लिप है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो इंडियंस कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने बहुत सारा टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते कहते ज़ाया कर दिया, अब हमारे पास ज़ाया करने के लिए टाइम नहीं है। पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़ने दें, पाकिस्तान अगर मरता है तो उसको मरने दें, हमने अपना जो है वहाँ तक जाना है जहाँ तक जाने का हमने तहैया किया हुआ है। यानी उनका ये मानना है, मोदी साहब ने ये जो बात की है वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अलग एंटिटी है, इंडिया एक अलग एंटिटी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान अपने मसाइल में उलझा हुआ है, इंडिया अपनी तरक्की के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान को उसके मसाइल में उलझा रहने दें, वो कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता, लेकिन हर एक इशू के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र करते हुए जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा एक तकलीफ देह मरहला होता है, और हमें ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली कंट्रोवर्सी से बाहर निकल चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, ये उनका अपना मौक़िफ़ है और उसकी पजीराई होनी भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान अपने मसाइल में उलझा हुआ है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस क्लिप को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एक जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि जंग, एक सोशल मीडिया जंग का आगाज़ हो गया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज मुल्तान में इसी से मिलती जुलती बात भी की है कि जनाब इंडिया देखे कहाँ तक चला गया, पाकिस्तान ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है कि चाइना या अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करें, और शायद यही वजह है कि IMF पाकिस्तान से नाक से लकीरें निकाल रहा है। इस सिनेरियो के अंदर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का भी एक बयान सामने आया है, और उन्होंने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ ऑन फॉरेन रिलेशंस के ज़ेरे तमाम अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात हाल और मुस्तकबिल के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब किया। और उसमें डोनाल्ड ब्लूम साहब ने, जो अमरीकी सफ़ीर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है कि वो किसका इंतखाब करेगा, अमेरिका का इंतखाब करेगा या चीन का इंतखाब करेगा। ये पाकिस्तान की अपनी मर्जी है कि उसने अमेरिका के साथ रहने का फ़ैसला करना है या चाइना के साथ रहने का फ़ैसला करना है। हम पाकिस्तान के साथ भी जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि रवाबत को मजबूत बनाना भी चाहते हैं और रवाबत मजबूत भी हैं, और हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर किसी तरह का असरअंदाज नहीं होना चाहते। यानी उनका ये कहना था कि ये जो इस वक्त चाय की प्याली में तूफ़ान उठाया जा रहा है चाइना करके, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली फ़ैसला कर लेने दें कि उसने क्या करना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब IMF और पाकिस्तान ये एक दूसरे के साथ
ऑन बोर्ड आ रहे हैं और यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को खुसूसी तौर पर सऊदी अरेबिया बुलाया है और वो वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे नकात जो तय करने हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ ना सिर्फ तय करना चाहते हैं बल्कि उसके बाद वो मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में ही शायद वो पाकिस्तान के लिए उन तमाम इनिशिएटिव्स का ऐलान कर दें जिसके तहत पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी और सऊदी इन्वेस्टमेंट के साथ ही यूएई की इन्वेस्टमेंट और उसके बाद कतर की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आने जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट के अंदर कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका मकसद पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालना है। और मरीम नवाज साहिबा के साथ जो मुलाकातें हुई हैं मरी में वो बुनियादी तौर पर इसी डिप्लोमेसी के तहत की गई हैं जो नवाज शरीफ साहब इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं बैक एंड के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जहां पर वो चाइना के बहुत सारे लोगों के साथ भी और चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं लंदन के अंदर वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हैं। यूएई और सऊदी एम्बेसीज भी नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हैं। तो इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज साहिबा के ज़रिए जो एक कंप्रीहेंसिव जो निगोशिएशनल प्लान है वो दिया गया है नवाज शरीफ साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब को प्रायोरिटीज़ बता दी गई हैं कि जनाब इन प्रायोरिटीज़ के ऊपर आपने मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ ना सिर्फ बात करनी है बल्कि उनको इस एजेंडे पर लेके आना है जो आपका बहुत ज़्यादा एहतराम भी करते हैं और आपके साथ चीज़ों को लेकर आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की ये जो मुलाकातें होने जा रही हैं सऊदी अरेबिया में वो पाकिस्तान के मफाद में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार करती चली जा रही हैं क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो मोदी साहब ने बात की है वो हमें डस्टबिन में नहीं फेंकनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब एक दुश्मन मुल्क ने ये बात कर दी है हम जो है इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। नहीं, बात जो उनकी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम इस वक्त अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में लड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे तफरीक है पॉलिटिकल, वो बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़ चुकी है। हम हर एक चीज़ को एक ख़ास पर्सपेक्टिव में देखने के आदी हो गए हैं। हमारे अंदर जो जिसे हम कहते हैं ना एक नेशनल अप्रोच, उसकी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, बल्कि यहाँ पर तो अदालतें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं। ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़ने दें तो ये बात गलत नहीं है। पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है और पाकिस्तान को इस लड़ाई में एक फाते के तौर पर सामने आना है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में सब कुछ ही बुरा हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन शायद वो इतने ज़ोर के साथ या इतनी वसी पैमाने के ऊपर प्रोजेक्शन के ज़रिए हमारे सामने नहीं आती। जिस तरह आपको याद है बालाकोट अटैक, जब इमरान खान के दौर के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक मरतबा हुआ था और वो जो था अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था बालाकोट में, जो एक तैयारा इंडियन मार गिराया गया था पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से। तो उस वक़्त जो इंडियन एयरफोर्स थी वो 5th जनरेशन जो उनके पास जो जहाज़ थे राफेल, उनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन जो तैयारे हैं वो ना बना रहा है, ना वो पैसे नहीं हैं तो कहाँ से ख़रीदेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने वो जो 5th जनरेशन तैयारे थे राफेल, उनको ना सिर्फ वापस भिजवाया बल्कि एक उनका जो मिराज तैयार था उसको यहाँ पर उसको गिरा भी दिया और अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया। अभी रिसेंटली खबर आई है जनाब, ये भी बड़ी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई दिफा है उसको मौसर करने के लिए, उसको मुस्तहकम करने की बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि पहला 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, जो जंगी जहाज़ है, वो इसी साल पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्लीट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। इस तैयारे का टेक ऑफ वज़न 27,215 किलोग्राम होगा। तैयारे की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 1.8 जबकि कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर होगी। फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले BVR मिज़ाइल्स, फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले क्रूज़ मिज़ाइल भी इस पर नस्ब होंगे। और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर ना सिर्फ ये जो जहाज़ है वो पाकिस्तानी फ्लीट में शामिल होगा बल्कि पाकिस्तान
टर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट भी तैयार करेगा। यानी ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में कानकनी वाला जो एक बहुत बड़ी फील्ड थी जो अबंडन हो चुकी थी, अब वो दोबारा बहाल हो रही है और वहाँ से कोयले को जो है वो निकालने के अमल का आगाज़ हो गया। यानी चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं, लेकिन हमें बुनियादी तौर पर फोकस करना है अपनी इकनॉमिक रिवाइवल के ऊपर। और जैसे जैसे हम इकनॉमिक रिवाइवल के ऊपर फोकस करते रहेंगे हम अपने पैरों पर खड़े होते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें यकसुई की ज़रूरत है। हमें जो है ना एक ऐसी एक लाइन ऑफ एक्शन की ज़रूरत है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आए उससे डिविएट ना करे। और ये बात भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल के लिए जो दोस्त ममालिक हैं वो इस वक्त नवाज़ शरीफ को देख रहे हैं और नवाज़ शरीफ के ऊपर ही भरोसा भी कर रहे हैं और उनके साथ बैठ कर टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट भी कर रहे हैं, जो इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में और जो फ्यूचर डेवलपमेंट हैं उसमें नवाज़ शरीफ के रोल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।